आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा था वाटर और एयर पॉल्यूशन के बारे में, वायु और जल प्रदूषण के बारे में, उसके क्या कारण हैं, उससे हम लोग निपटने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। चर्चा में ये निष्कर्ष निकला था कि जो भी है, सरकारें जो भी प्रयास कर रही हैं, उसके साथ साथ आपको और हमें मिल करके कुछ व्यक्तिगत प्रयास करने हैं। हमारे पर्सनल जो कोशिशें हैं, उससे काफी कुछ चेंज आ सकता है। इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स उससे रिलेटेड जो है उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर का नाम था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वायु और जल प्रदूषण के बारे में। सारी चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, तो अब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड आपको कर लेने हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके आते हैं जिसको आप बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें जब एक प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने के बाद उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और सही उत्तर आपको उसमें से लिखना होता है। तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है जो आपके सामने है। ये वायु और जल प्रदूषण वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लास 8th का वायु और जल प्रदूषण से रिलेटेड चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो थी उनको, वो सारे बच्चों को याद हैं। तो जो इसमें से ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आता है उसका नाम लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसमें से आपका नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन भी कुछ मात्रा में होती है और कुछ मात्रा में आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। एयर कंटेन्स कितने परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, कितने परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हवा में पाई जाती है, वो है आपका 78%। और 21% जो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन, ये क्या है, 21% आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। 21% क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। कुछ वायु प्रदूषकों के नाम पूछे जा रहे हैं जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेम सम एयर पॉल्यूटेंट्स, कुछ आपके वायु प्रदूषकों के नाम। तो क्या है, स्मोक यानी कि धुआं, डस्ट यानी कि धूल, गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, वायु प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक, ये सारे जो है वायु प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। बच्चे सारे नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो वातावरण में कैसे बन जाती है। आंसर लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो आपको क्लियर किया गया था कि कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जो जीवाश्मों से बनते हैं और उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जिसमें जो मेनली है वो पेट्रोल और डीजल है। तो पेट्रोल और डीजल के अगर पूर्ण रूप से वो ईंधन ना जले तो इनकम्प्लीट बर्निंग से उसके क्या होता है, पेट्रोल और डीजल की इनकम्प्लीट बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, और ये पेट्रोल और डीजल जो है ये फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ, और आंसर इसका क्या है, ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वातावरण में अधिकता
क्या प्रभाव डालती है? सबसे बड़ा प्रभाव ये डालती है कि जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन को ले करके पूरे शरीर में हमारे पहुंचाने का काम करता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है ना। यानी अगर हम ये कहें तो अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने वाला कुली जो है वो क्या है, उन अणुओं को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो उन हीमोग्लोबिन के अंदर वो क्षमता कम हो जाती है कि वो ऑक्सीजन के अणुओं को अपने साथ अटैच करके पूरे शरीर में उसका ट्रांसपोर्ट कर सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारे ब्लड की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? क्वेश्चंस नोट नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नोट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। आप आंसर को वन लाइन में लिखते जाएंगे जब तक बड़ा आंसर नहीं आता। अभी ये 1 लाइन आंसर है तो इसको आप लिख सकते हैं। जैसे लिखना है तो केवल लिखिए CFC और डैश लगा के आप लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं CFC, फिर डैश लगा के आप लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ताजमहल? ताजमहल पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है? ताजमहल पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है? तो एक 1 लाइन आंसर है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिसकलर्ड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन एयर। वायु में प्रदूषकों के कारण या वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल के मार्बल का जो रंग है वो डिसकलर हो रहा है, यानी कि उसकी सफेदी में कमी आ रही है। मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिसकलर्ड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन एयर। वायु में उपस्थित प्रदूषकों के कारण ताजमहल के संगमरमर का रंग जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरा पौधा घर प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसको आपको लिखना है। तो लिखेंगे द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट तापमान बढ़ने का, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तापमान बढ़ना है, जिसमें दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस बिकॉज certain gases in the atmosphere like water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide and methane. ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम वो करेंगे, इलेबोरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपके पृथ्वी का जो टेम्परेचर, जो पृथ्वी हमारी टेम्परेचर को बढ़ने को एक्सपीरियंस कर रही है, वो कुछ स्पेसिफिक, सारे बच्चे अपने अपने शब्दों में ये आंसर लिखेंगे, इसीलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। उसको लिखना आपके शब्दों में है, क्योंकि आप अब क्लास 8th में हैं, तो केवल ब्लैक बोर्ड से या स्मार्ट बोर्ड से कॉपी करना ही सही तरीका नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन के आंसर अपने शब्दों में लिखने होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ। डिफाइन करेगा हर अलग अलग बच्चा अपनी अपनी कॉपी में अलग अलग शब्दों में। आप सेम कंटेंट को ही हर बच्चा अलग अलग तरीके से लिखेगा, है ना। जो जैसा लिखेगा अपने आप ही वो डिफरेंट हो जाता है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? बेसिकली कुछ ऐसी गैसेस हमारे वातावरण में प्रेजेंट हैं जिसके कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर है जो ट्रैप कर लेती है पृथ्वी, वो वापस नहीं जा पाता और उसी अर्थ के ही वातावरण में बना रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत सालों से क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। विदाउट दीज गैसेस हीट वुड एस्केप बैक इनटू स्पेस। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारी पृथ्वी पर ना हो तो जो गर्मी आती है सूरज से वो वापस से फिर स्पेस में चली जाएगी और तब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम हो सकता है। बिकॉज ऑफ हाउ दे वार्म आवर वर्ल्ड, these gases are referred to as greenhouse
गैसेस, अगर ये ग्रीन हाउस, देखो क्लियर समझने की जरूरत है। जैसे हमने पौधा घर प्रभाव के बारे में पढ़ा था कि कुछ स्पेशल फसलों की खेती के लिए नर्सरी में या बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की पन्नी लगा करके उसको कवर करके ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जिसमें टेम्परेचर उसके अंदर का क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, जहाँ पे उसको, जिस पौधे को ज्यादा तापमान की जरूरत होती है उसमें फल जल्दी लगने लगते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसी के तर्ज पे जो पूरी पृथ्वी को, अगर हम ये समझ लें कि पूरी पृथ्वी का तापमान बहुत सारे सालों से लगातार जो है वो हल्का 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 क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे वातावरण में, जैसे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है। ये सूरज से एनर्जी को ट्रैप तो कर लेती हैं, लेकिन उस ऊष्मा को, उस हीट को वापस नहीं निकलने देती। तो पृथ्वी के ही वो वातावरण में बनी रहती है एनर्जी गर्मी के रूप में, और इसीलिए धीरे 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 क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है, जो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसके इफेक्ट के कारण, है ना, बहुत सारे ग्लेशियर्स का भी आंकड़े बताते हैं कि ग्लेशियर्स भी धीरे 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 क्या कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। अगर इस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी सांद्रता अगर वातावरण में कम हो, तो हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो काफी कम हो जाएगा। जब अभी कंपेयर करके देखिए कि जब पुराने जमाने के लोग, जैसे अगर आप अपने दादा दादी से बात करते हैं, है ना, अगर आप अपने दादा दादी से, ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप बात करते हैं, तो वो उनसे आप पूछ के देखिए कि क्या आजकल, ऐसे जनरली पूछिए कि दादी जी या दादाजी, क्या आपके बचपन में भी गर्मियों के मौसम में उतनी ही गर्मी होती थी जितना अब हमारे टाइम में होती है? तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं बेटा, उस टाइम पे उतनी गर्मी नहीं होती थी। या जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहां के लोग बोलेंगे कि तब बर्फ बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पड़ जाती थी, है ना। बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे पहले बहुत जल्दी बर्फ गिर जाया करती थी, पर अब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उतनी तेजी से बर्फ नहीं गिरती है। इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना रहा, क्योंकि ये गैसेस के कारण बहुत सारी जगहों पे जो हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जमाने में सबके घरों में एसी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सबके घरों में एसी लग रहे हैं, और उससे निकलने वाली गैस से ही क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये बहुत सालों से अपना प्रभाव दिखा रहा है, और धीरे धीरे, मतलब इतना स्लो होता है इसका स्पीड की हम जनरली नहीं जान पाते। बहुत सारे, अगर मान लीजिए 10-10 सालों के अंतर पे देखा जाए तो आपको ये प्रभाव दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एसिड रेन अफेक्ट सॉइल एंड क्रॉप्स ऑल्सो? है ना, बारिश जो है, अम्लीय वर्षा, क्या सॉइल को और क्रॉप्स को, क्या जमीन की मिट्टी को और फसलों को भी प्रभावित करती है? तो इसके लिए बिना सोचे यस लिखना है, क्योंकि वर्षा किसी भी तरीके की होगी वो आपकी जमीन को और फसलों को प्रभावित अवश्य करेगी। अगर अम्लीय वर्षा है तो वो भी प्रभावित करेगी। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर के क्या हो जाता है, पानी के साथ बरस जाता है। अम्ल के मतलब बहुत कम कंटेंट पानी के साथ मिक्स होके बरसता है, लेकिन फिर भी उसमें एसिड का कंटेंट होता है, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा का नाम उसको दे दिया गया। नेम सम क्लीनर फ्यूल्स। कुछ क्लीनर फ्यूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं जो आजकल चलन में आ रहे हैं, जिनको इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? वो है आपके CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और अनलेडेड पेट्रोल यानी कि सीसा रहित पेट्रोल। ये कुछ ऐसे क्लीनर फ्यूल्स हैं जिनको यूज करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। CNG से चलने वाली गाड़ियां,
जो आपके जो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको फ्यूल के रूप में सीएनजी के सिलेंडर्स लगाए जाते हैं। एलपीजी जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए गैस का यूज होता है वो है एलपीजी। और अनलेडेड पेट्रोल भी क्लीनर फ्यूल्स की कैटेगरी, नॉर्मल डीजल और पेट्रोल की तुलना में अनलेडेड पेट्रोल जो है वो क्लीनर फ्यूल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है। What is the full form of CNG and LPG? इसका मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया आंसर। CNG stands for compressed natural gas, and LPG stands for liquefied petroleum gas। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब कि प्राकृतिक गैस जो है जिसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है लीड्स टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे इस गैप में आपको वो शब्द भरना है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो वातावरण में बढ़ रहा है। तो जंगलों की कटाई एक ऐसा कारण है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। नेम सम ग्रीन हाउस गैसेस, आप सबको पता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में सामने आई है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेम सम वाटर पॉल्यूटेंट्स, जल प्रदूषक, कुछ जल प्रदूषकों के नाम पूछे गए हैं जो है आपका सीवेज, वाहितमल, टॉक्सिक केमिकल्स यानी कि जहरीले रसायन, और सिल्ट्स। नेम एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द गंगा रिवर, गंगा नदी को बचाने के लिए कौन सी महत्वाकांक्षी परियोजना सामने आई थी? ये नाम है आपका गंगा एक्शन प्लान और जमुना एक्शन प्लान। ये दो सामने आए थे, कौन से ईयर में सामने आए थे और इसको किसने चालू किया था उसके बारे में भी आगे हम बात कर लेंगे। एम्बिशियस प्लान टू सेव द गंगा रिवर, डैश लगा के लिख देंगे गंगा एक्शन प्लान। ये एक तरीके से जैसे जो ये आपका चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, ये आपके साइंस के साथ साथ जनरल जो आपका जीके है उसकी भी तैयारी करवाते हैं। ये जनरल जीके के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी दृष्टि से और नॉर्मल आपकी क्लास में चैप्टर है तो ये एग्जाम के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और बहुत बार जीके के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन है पेस्टिसाइड्स एंड डैश, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान में कुछ भरना है, क्या भरना है? पेस्टिसाइड्स एंड डैश सीप इनटू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, खरपतवार नाशी है ना, कीटनाशी और खरपतवार नाशी, ये दोनों ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं क्योंकि ये जमीन से नीचे चले जाते हैं पानी के साथ साथ। ठीक है। इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड? 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? गंगा एक्शन प्लान का एम क्या था? एक नंबर के क्वेश्चन में एक्शन प्लान पूछा गया कि कौन सी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे गंगा को बचाने के लिए काम किया गया, वो है गंगा एक्शन प्लान। कौन से साल में शुरू की गई? 1985 में शुरू की गई। और व्हाट इज द एक्शन प्लान, यानी कि गंगा एक्शन प्लान का जो एम था वो क्या था? टू सेव रिवर्स बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर, है ना, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ये जो गंगा एक्शन प्लान है इस नाम की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई साल 1985 में। ठीक है। पोटेबल वाटर क्या होता है? वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या है? वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, यानी कि जो पानी पीने के योग्य है वो कौन सा पानी कहलाएगा?
पोटेबल वाटर कहलाएगा। दूसरा, डैश इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नॉर्मल पानी को कल हमने बात की थी ट्रीटमेंट की कि किस तरह से पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जब टैंक्स में पानी इकट्ठा किया जाता है और पाइपलाइन के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है, उस समय पे क्लोरीन मिक्स कर दी जाती है पानी में, जिससे क्या होता है, वाटर जो है वो पीने योग्य बन जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके अंदर के माइक्रोब्स को जो क्लोरीन है वो क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है। पोटेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पीने योग्य पानी क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जो पानी आप प्रदूषण रहित होता है, जिसको आप दैट इज सेफ टू ड्रिंक, आपको पीने के लिए वो नुकसानदायी नहीं है, वो आपका पानी पीने योग्य पानी कहलाता है। इसको आप इंग्लिश में पोटेबल वाटर कहते हैं। क्लोरीन गैस को मिक्स कर देना पानी में या नॉर्मल क्लोरीन को मिक्स कर देना पानी में, वो क्या है, क्लोरीनेशन का मेथड है जिससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। और क्लोरीन क्या करता है, पानी में उपस्थित कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देता है। बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, ये सही है कि गलत है ना? तो ये आपका सही है। बॉइलिंग जो है वो पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती है, किल कर देती है। ठीक है। क्लोरीनेशन क्या है? व्हाट इज क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन इज द केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर by adding chlorine tablets or bleaching powder to the water. क्लोरीनेशन जो है वो आपका एक केमिकल मेथड है, एक रासायनिक तरीका है जिससे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है या पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे क्लोरीन टैबलेट्स का यूज किया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और कंटेंट जो है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है, मतलब 10 लीटर में 1 क्लोरीन टैबलेट का ही यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये घरों में यूज नहीं होता ये तरीका जनरली यूज कहाँ होता है, जल निगम की बड़ी बड़ी टंकियों में। ये कहाँ यूज होता है, जल निगम की बड़ी बड़ी टंकियों में, जहां से पानी पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। तो यानी कि ये औद्योगिक स्तर पे यूज होने वाला तरीका है, हाउसेज के अंदर यूज होने वाला ये तरीका नहीं है। कभी कभी क्लोरीन टैबलेट्स को तालाबों में भी डाल दिया जाता है, जिससे तालाबों का पानी भी प्योर हो सके, है ना। कुएं, जो गांवों में कुएं हैं, कुएं में भी ग्राम प्रधान के द्वारा ये क्लोरीन के टैबलेट्स जो है वो डाले जाते हैं। Name the 3 R principles to save water and not waste it. ट्रिपल R का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। पानी का उपयोग कम करना है, एक बार यूज किए गए पानी को रीयूज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, यानी गंदे पानी को प्योरीफाई करके, ट्रीटमेंट करके साफ पानी में भी बदला जा सकता है। वन महोत्सव क्या है? व्हाट इज वन महोत्सव? वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव इज एन एनुअल पैन इंडिया ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। वन महोत्सव क्या है? एक वार्षिक पैन इंडिया ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है, ऑक्यूपाइंग अ वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई। ड्यूरिंग दिस वीक lakhs of trees are planted. ये भारत सरकार का एक महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है, जहाँ पे क्या है कि पूरे भारत में एक साथ एक हफ्ता जुलाई के महीने में डेडिकेटेड है, जिसमें लाखों पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। धरातल पे कितना हो रहा है बात उसकी नहीं है, लेकिन वन महोत्सव को कभी कभी क्या होता है, ये मैंने देखा है कि कोई भी जो सरकारी परियोजना चलाई जाती है, वन महोत्सव को हम सफल तब मानेंगे जब प्लांटेशन के बाद उन पौधों को बचाए रखें और वो बड़े हो जाएं, है ना। होता क्या है कि वन महोत्सव में प्लांट्स लगाए तो जाते हैं, लेकिन अगले टाइम के लिए थोड़े जैसे लगा दिए गए तो उस समय पे तो दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन
क्या वो सेफ रहते हैं, क्या उसमें पानी होती, क्या उनकी देख रेख होती है, और क्या ये वो पौधे बड़े पेड़ के रूप में बदल पाते हैं। सफलता तब है जब वो पौधे बड़े पेड़ों के रूप में बदल जाएं, तब वन महोत्सव को हम ये कहेंगे कि वो सफल हो रहा है ना। तो केवल किसी भी वन महोत्सव को मनाने से फायदा नहीं है, फायदा तब है जब उसकी आगे भी देख रेख की जाए उन पौधों की। What is a compost pit? कंपोस्ट पिट जो है वो क्या होता है? कंपोस्ट पिट क्या है? कंपोस्ट पिट इज अ होल इन ग्राउंड इन विच ऑर्गेनिक वेस्ट्स आर डिपॉजिटेड एंड कवर्ड विथ सॉइल। कंपोस्ट पीट क्या है? कंपोस्ट पीट एक ऐसा गड्ढा है जमीन के अंदर बनाया जाने वाला, जहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं, जो जैसे आपका सब्जियों के छिलके हो गए, फल फ्रूट के छिलके हो गए, या किचन से ज्यादातर निकलने वाला जो ऑर्गेनिक कूड़ा है ना, वो आप पिट के अंदर डालते हैं, उसको मिट्टी से ढक देते हैं, तो उसमें खाद जो है वो बनके एक समय के बाद तैयार हो जाती है। इट इज द चीप एंड गुड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अ वन टाइम लार्ज लोड ऑफ वेस्ट, है ना। ये एक आसान तरीका है जिसमें बहुत बड़े, अगर जैसे जो कूड़ा वाली गाड़ियां भी आती हैं, तो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग लेना चाहिए, लेती हैं वो। और अगर नहीं भी लेती, जहां पे भी आपने देखा होगा कि वेस्ट डालने के लिए अलग अलग डिब्बे हैं, तो गीला कूड़ा जो है वो आपका डिस्पोज करते हैं उसमें, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें होता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। बड़े से गड्ढे को खोद के उस पर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है, और इससे क्या होता है, it allows you to improve the soil structure and fertility in a future garden bed. इससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालयाज में जो है वो क्यों पिघल रहा है धीरे धीरे? बिकॉज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्णन के कारण गंगोत्री ग्लेशियर जो है हिमालयाज में वो धीरे धीरे पिघल रहा है ना। नेम द एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय व्हीकल्स। गाड़ियों से निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं उन गैसेस के नाम, और यही ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं ज्यादातर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो किससे निकलता है? फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग क्या है? स्मॉग इज द फॉग लाइक एयर। स्मॉग क्या है? स्मॉग दो चीजों से मिलकर के बन जाता है। ठंड के समय में दिल्ली के वातावरण में एक बहुत मोटी सी परत फैल जाती है वातावरण में, जिससे क्या होती है, विजिबिलिटी, यानी कि गाड़ी आप चला रहे हैं तो कुछ मीटर के बाद आपको आगे की चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो है स्मॉग। उसमें क्या होता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और मौसम के कारण बनने वाला कोहरा, ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो स्मॉग की एक मोटी लेयर एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। स्मॉग इज द फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर विच इज मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग। और ज्यादातर ये जाड़ों के मौसम में आपको स्मॉग फैला हुआ दिखाई पड़ता है। What are the harmful effects of smog? स्मॉग के कुछ हानिकारक प्रभाव जो हैं वो बताने हैं। तो द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज लाइक एस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में स्मॉग जो है वो एक किसकी तरह सामने आता है? उसमें आपका एस्थमा की दिक्कत होती है, और क्या होता है, कफ की समस्या होती है, और क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनकी श्वसन संबंधी रोग जो हैं वो सामने इससे आते हैं। अगर आप सीधे शब्दों में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझेंगे कि आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित डिसीजेस जो हैं वो सामने आते हैं,
जिससे सांस लेने की जो दर है उसमें प्रभाव पड़ता है। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एयर। इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे, गोला है ना। 78% ऑफ गैस जो आपके वातावरण में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। 21% जो है वो है ऑक्सीजन, और थोड़ी सी क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, और थोड़ा सा वाटर वेपर, 1% के करीब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और 0.97% के करीब थोड़े से और गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वातावरण में आपके गैसेस का जो कंपोजिशन है वो क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन, और जो बचा हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर सब कुछ प्रेजेंट है। तो जब इसकी मात्रा बढ़ने लग रही है वातावरण में, तो इसीलिए ये जो है पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इफेक्ट आ रहा है। ग्लेशियर्स का पिघलना, यानी कि जो नेचुरल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं क्या बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन जो है वो तापमान का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और ये एक किसका विषय है, चिंता का विषय है। मनुष्य तब तक किसी चीज के बारे में बात नहीं करता जब तक उसको खुद को परेशानी नहीं होने लगती। तो अब इतनी ज्यादा चर्चा इन चीजों के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ही पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा है, और हम ही हैं जो पर्यावरण के संतुलन को थोड़ा सा अगर सावधानी बरती जाए तो कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। विज्ञान के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है निबंध का, जो बहुत पूछा गया है, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो उसमें हम ये देखते हैं कि वरदान के रूप में इस्तेमाल करते करते साइंस का कहीं न कहीं हमने दुरुपयोग भी किया है, जिसके कारण क्या हो गया है, प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है और प्रदूषण के रूप में सामने आ रहा है। तो इसलिए अब विच वाटर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कैसा पानी है जो पीने के योग्य होता है। तो आंसर लिखेंगे पोर्टेबल वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। पीने योग्य पानी वो है जो हर प्रकार के जर्म्स से और हार्मफुल केमिकल से, नुकसानदायी रसायनों से मुक्त होता है, वो पानी पीने योग्य कहा जाएगा। कैसा पानी पीने योग्य कहा जाएगा, जिसमें हर प्रकार की, किसी भी प्रकार के जर्म्स नहीं होंगे और वो किसी भी खतरनाक केमिकल से फ्री होगा। नेम द गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो मेनली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि इसी का कंटेंट जो है वो हमारे वातावरण में तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज डैश, वी मस्ट कंजर्व इट, वाटर इज प्रेशियस, जल जो है वो बहुमूल्य है, जल जो है बहुमूल्य है और हमें उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए। हाउ क्लोरीनेशन इज डन टू प्योरीफाई वाटर, क्लोरीनेशन कैसे किया जाता है पानी को क्लियर करने के लिए, बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर। पानी में क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है। The bacteria present in the feces of mammals are indicator of quality of water. कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं पानी में फीसेस ऑफ मैमल्स के, ये इंडिकेट करता है कि पानी की क्वालिटी क्या है। What do you mean by water pollutants? The substances that pollute water are called water pollutants. जल प्रदूषक क्या होते हैं, वो पदार्थ जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं वो जल प्रदूषक कहलाते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए,
जल और वायु प्रदूषण से संबंधित। अगले सेशन में हम शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जो भी क्लास में कराया जा रहा है उसमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से कराया जा रहा है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।